जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, यह दिगंत भाग 2 के पहले अध्याय यानी कि बातचीत का, ठीक है ना? बातचीत का जिनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, उनका हम लोग लेखक परिचय देखने वाले हैं मेरे भाई। यहाँ से जो है ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ का जो लेखक परिचय होता है ना, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहाँ से और बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यह जो वीडियो है मेरे भाई, यह आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पहला वीडियो है आपके चैनल पे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में आपको इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। क्योंकि क्योंकि समझिए पहले 2026 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अपना जो टारगेट है वो है हिंदी में 100 में 100 का, चाहे जितना भी चैप्टर है पूरा आपको पढ़ाएंगे, पूरा का लेखक परिचय बताएंगे, पूरा का पूरा संपूर्ण व्याकरण पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चंस आपको बताएंगे। क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा जो टारगेट है वह है आप लोगों के होने वाले एग्जाम 2026 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें 100 में 100 नंबर्स दिलाना। तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप एक एक वीडियो को देख सके मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वह है बातचीत, और बातचीत के जो लेखक है वह है बालकृष्ण भट्ट साहब। और बालकृष्ण भट्ट साहब के बारे में ही हम जानेंगे, जिसे हम लोग लेखक परिचय कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वह जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट साहब का जो जन्म हुआ था मेरे भाई, वह हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या कंप्लीट हो गया? आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वह हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। उसके बाद एक चीज तो आपको और याद रखना है, आपसे पूछेगा कि बातचीत जो है यह क्या है, ठीक है ना? बातचीत जो है यह क्या है? तो बातचीत क्या है यह हमें आप बताइए। बातचीत क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। तो बातचीत निबंध हो जाएगा, यह भी पूछता है। उसके बाद आपसे एक ऑब्जेक्टिव यह पूछ सकता है कि बातचीत निबंध जो है इसके लेखक कौन है, तो यह तो आपको बता ही दिए हैं, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको जन्म बता दिए कि बालकृष्ण साहब का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और निधन याद रखिएगा कि निधन जो इनका हुआ था यह 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। तो आप क्या याद रखेंगे कि जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में और निधन जो है वह 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? इनका जो निवास स्थान था वह था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? इलाहाबाद को आजकल हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद का ही नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो इनका जो निवास स्थान था वह था इलाहाबाद। उनके बाद उसके बाद जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वह इनके माता पिता के नाम के बारे में पूछ सकता है। तो माता पिता का नाम याद रखिएगा कि इनके माता का जो नाम था वह था पार्वती देवी, एवं इनके पिता का जो नाम था वह था बेनी प्रसाद भट्ट। तो आप क्या याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट साहब के माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना? इनके जो पिता थे वह एक व्यापारी थे, ठीक है ना? इनके जो पिता थे वह एक व्यापारी थे और, ठीक है ना, और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, ठीक है? अब बात करें इनके शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में आप याद रखिएगा कि प्रारंभ में इन्होंने जो है संस्कृत का अध्ययन किया था। प्रारंभ में किस सब्जेक्ट का अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा कि प्रारंभ में जो है इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, ठीक है ना? उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। आप पहला उसके बाद आप यह याद रखिएगा कि पहला जो इन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था वह 1867 ईस्वी में दिए थे, वह प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे, ठीक है? उसके बाद वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है यह अपने जीवन में क्या क्या किए। तो याद रखिएगा कि वृत्ति का मतलब क्या होता है कि यह अपने जीवन में क्या क्या किए। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वृत्ति में जो कह रहा है वह कह रहा है कि 1869 ईस्वी से लेकर 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, ठीक है ना? यानी कि 1869 ईस्वी से लेके और 1875 ईस्वी तक इन्होंने जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है ना अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद 1885 में जो है प्रयाग केसीएवी स्कूल में संस्कृत का भी अध्यापन किया। उसके बाद 1885 ईस्वी में जो है इन्होंने केसीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, संस्कृत पढ़ाया। उसके बाद 1888 में प्रयाग की, ठीक है ना, प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वराज के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए। तो आप इनके वृत्ति में क्या याद रखेंगे? आप इनके वृत्ति में याद रखेंगे कि 1869 ईस्वी से लेकर 1875 ईस्वी तक जो है यह प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाए, अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद 1885 में जो है
प्रयाग के केसीवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर 1888 में जो है प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वराज के कारण जो है इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव यह भी पूछ सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव यह भी पूछ सकता है कि इनको जो नौकरी छोड़ना पड़ा था वह क्यों छोड़ना पड़ा था। तो इनका जो है ना उग्र स्वभाव के कारण जो है इनको अपना नौकरी छोड़ना पड़ा था। ठीक है, याद रहेगा आपको, यह बात आपको याद रखना है। स्वराज हम बोल रहे थे, स्वभाव होगा ना, उग्र स्वभाव, इनका जो उग्र स्वभाव था ना, इसकी वजह से इनको जो है वह नौकरी छोड़ना पड़ा था, उग्र स्वभाव के कारण। आपसे पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट साहब को जो है अपना नौकरी क्यों छोड़ना पड़ा, तो उग्र स्वभाव के कारण। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे जो है वह है यहाँ पे विशेष परिस्थिति, यानी कि इनके जीवन में जो विशेष परिस्थिति आया सो क्या क्या आया। तो विशेष विशेष परिस्थिति में आप याद रखिएगा कि पिता का जो इनका निधन हुआ था, पिता के निधनों उपरांत जो है ना पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा इनको। इनके पिता का जो निधन हो गया, तो इनके पिताजी जो थे वो तो व्यापारी थे, तो जो पैतृक व्यापार था उसको संभालने के नाम पर जो है ना घर में कलह हो गया, गृह कलह का सामना इनको करना पड़ा। उसके बाद जो है इन्हें जो है पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। तो विशेष परिस्थिति में आप याद रखेगा कि पिता के निर्धन उपरांत जो है ना पैतृक व्यापार संभालने के लिए इनके घर में गृह कलह का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो आता है वह आता है रचनात्मक सक्रियता। रचनात्मक सक्रियता में क्या क्या है, तो वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्ति पूर्ण समीक्षा की। उसके बाद है कि 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। ठीक है ना, तो यह आप याद रखिएगा। तो रचनात्मक सक्रियता जो है इसमें आप क्या याद रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किनके प्रेरणा से, तो याद रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यह आपको याद रखना है, यह ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है ना, आगे आ जाइए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, ठीक है ना, 1877 ईस्वी में जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। आपसे यह पूछ सकता है कि हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया गया था, तो 1877 ईस्वी में, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं रचनाएं पर कि इनका जो विशेष रचना जो है वह क्या क्या है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है इनके विशेष रचना में। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेखक परिचय को पढ़ने के बाद इसका पूरा कहानी हम लोग समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ देंगे, वीडियो देंगे, फिर हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ देंगे और वीडियो देंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप जाके उससे जुड़ जाइए ताकि पीडीएफ भी आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आ जाते हैं रचनाएं में। तो देखिए सबसे पहले उपन्यास जो है इसमें है रहस्य कथा। ठीक है ना, रहस्य कथा इनका जो प्रमुख रचना है वह है उपन्यास में जो है वह है रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। आपसे यह जो है यह ज्यादा पूछता है, 100 अजान एक सुजान जो है यह ज्यादा पूछता है कि 100 अजान एक सुजान के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा कि 100 अजान एक सुजान के भी रचयिता जो है वह बालकृष्ण भट्ट ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो है वह है यहाँ पे गुप्त वैरी। उसके बाद है यहाँ पे रसातल यात्रा। उसके बाद है उचित दक्षिणा। उसके बाद है हमारी घड़ी। उसके बाद है सद्भाव का अभाव। बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो हम आपको एक बताए हैं 100 अजान एक सुजान, और यहाँ पे जो है ना नूतन ब्रह्मचारी, यह सब पूछता है। ठीक है, तो यह सब जो बताया है यह तो आपका उपन्यास था। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे नाटक में इनका कौन कौन है, तो नाटक में यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो है वह है यहाँ पे पद्मावती। बी में है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो बी में है यहाँ पे बी में है किरातार्जुनीय, बी में। उसके बाद देखिए आगे है यहाँ पे वेनी संहार। उसके बाद है शिशुपाल वध। फिर है यहाँ पे नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर।
उसके बाद है शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघानाथ वध, कट्टर, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ये इनका जो है नाटक है। तो नाटक में आपसे सबसे ज्यादा कौन पूछ सकता है? तो नाटक में जो आपसे पूछता है वो पूछता है आपका यहाँ पे रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। उसके बाद आपसे पूछ सकता है बाल विवाह, जो आप आखिरी में देख रहे हैं ना, रेल का विकट खेल, यह ज्यादा पूछता है कि रेल का विकट खेल नाटक जो है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। उसके बाद बाल विवाह जो है यह भी ज्यादा पूछता है, तो यह सब आपको याद रखना है। आगे आ जाते हैं। तो देखिए आगे जो इसमें कह रहा है, यह कह रहा है यहाँ पे प्रहसन में देखेंगे आप, तो प्रहसन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रहसन में कह रहा है यहाँ पे कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंड विडंबन इत्यादि। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निबंध जो है, निबंध में कह रहा है कि 1000 के आसपास, निबंध में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। कितना? 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिनमें से 100 जो है ना, 100 से ऊपर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो याद रखिएगा आपसे ऑब्जेक्टिव यह पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट साहब कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट साहब की लगभग कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट साहब लगभग 1000 निबंध लिखे थे, जिसमें से 100 से अधिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। भट्ट, उसके बाद कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है कि भट्ट निबंध माला जो है नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। जैसे होता है ना, आप एक बुक देखते हैं कि बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो उसे 2 भागों में बढ़ जाता है, तो वही कह रहा है कि भट्ट निबंध माला जो है या नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वह आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो साहित्यकार ऑप्शन में रहेगा, तो साहित्यकार में टिक मारिएगा, है ना। आगे देखिए यहाँ पे कि वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार थे, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तक में यहाँ पे अग्रगण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप रंगमानस दिया है। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधम, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक जो है सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृष्ट निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारतेंद्र युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक है, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंद्र युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। आगे देखिए कह रहा है कि साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाडम्य उत्पादन है, जो गहन लोक संप्रीति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंद्र युग के साहित्य से बनती है और इसके द्रष्टाओं से बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियां द्वारा संपन्न किया है, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वह गद्यकार थे। तो आपसे पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे वह गद्यकार थे। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोवर रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थे। आगे कह रहा है कि लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशों और विदेशों शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। आगे देखिए कह रहा है कि यह टकराव और संघर्ष जो है भट्ट जी के लेखन में अतिरिक्त आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी अपनी विधा है, जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वदेशीय लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा,
ठीक है ना, कृषियों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, उसके बाद है सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, ठीक है ना, आत्मपरक, उसके बाद है कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो आपसे यह पूछ सकता है कि आचार्य जो है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में ये जो है लेखक जो है इनके यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट साहब, उन्हें जो है किस रूप में रखा है? तो याद रखिएगा कि इन्हें जो है कि साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ठीक है ना? यह आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या? कह रहा है कि यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ-साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्टि प्रमाणित करता है, ठीक है ना? आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एवं अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। कह रहा है कि उन्हें जो है आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। उन्हें जन्मदाता भी कहा जा सकता है आधुनिक हिंदी आलोचना का। आगे कह रहा है कि धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। और यह जितना भी बात लिखे हैं, बातचीत कहानी के जो लेखक है वह तो बालकृष्ण भट्ट है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट के बारे में जो इतना सारा बात लिखे हैं, यह लिखे हैं आपका रामविलास शर्मा साहब, ठीक है ना? तो याद रहेगा आपको। अब देखिए आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह बातचीत कहानी पढ़ेंगे, संपूर्ण बातचीत कहानी को पढ़ेंगे। और संपूर्ण बातचीत कहानी को पढ़ने के पश्चात हम लोग इस चैप्टर का पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे एक एक, फिर हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे एक एक, ताकि एक भी नंबर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में छूटे ना। तो आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कहानी पूरा का पूरा कब सुनना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।